गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशंस। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 महीने के नेगोशिएशंस के बाद इंडिया और चाइना ने कॉन्क्रीट मेजर्स लेने को जो है वो एग्री कर लिया है कि अपनी डायरेक्ट फ़्लाइट्स वो शुरू करेंगे दोबारा से, वीज़ाज शुरू करेंगे, एक्सचेंजेस शुरू करेंगे, और जो आई एम सॉरी कैलाश मानसरोवर यात्रा है पिलग्रिम्स के लिए, वो भी इस समर से स्टार्ट की जाएंगी। तो एक प्रोलॉन्ग मिलिट्री स्टैंड ऑफ चल रहा था एलएसी पर, और कोविड के बाद जो डिसरप्शंस आई उसके बाद अब कुछ स्टेप्स लिए गए हैं बायलैटरल टाइज को रिस्टोर करने के। तो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी और चाइनीज़ वाइस फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग के बाद, ये डिस्कशंस के बाद जो है ये फैसले लिए गए हैं कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो रिज्यूम की जाएगी, डायरेक्ट फ़्लाइट्स और वीज़ा सर्विसेज जो हैं वो रिज्यूम की जाएंगी, और हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग जो डैम्स पर होती है, खासकर ब्रह्मपुत्रा डैम पर, वो भी रिज्यूम की जाएंगी। तो ट्रेड वॉल्यूम्स जो है, जबकि हमारा 125 बिलियन डॉलर्स जो है क्रॉस कर चुके थे 2023 में, फिर भी टेंशन्स परसिस्ट करती थी, रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई थी दोनों कंट्रीज़ द्वारा। इंडिया ने कंसर्न्स रेज़ किए थे कि चाइना जो है वो फार्मास्यूटिकल और हाई टेक एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, और एक जॉइंट स्टेटमेंट अब कह रही है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे और प्रोडिक्टिबिलिटी रखेंगे इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस में। तो 75th एनिवर्सरी आ रही है इंडिया और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में इस साल, इसलिए उसी के हिसाब से कल्चरल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, मीडिया एक्सचेंजेस करना, एकेडमिक कोलैबोरेशंस करना, ये सब प्लान किया गया है। चैलेंजेस क्या हैं बायलैटरल रिलेशंस में? फिर भी बॉर्डर इश्यूज़ हैं, स्ट्रेटजिक डिस्ट्रस्ट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इकोनॉमिक बैरियर्स हैं। तो इसीलिए जो है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने एम्फसाइज़ किया है कि म्यूचुअल सस्पिशन और एस्ट्रेंजमेंट को रिड्यूस करेंगे और बायलैटरल टाइज जो है वो बढ़ाएंगे। इंडियन ऑफिशियल्स का ने हाईलाइट किया है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सेंसिटिविटी और शेयर्ड इंटरेस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म कॉपरेशन के लिए। तो की एरियाज़ जो हैं फोकस के वो इंक्लूड किए गए हैं मैरिटाइम कोलैबोरेशन इंडो पैसिफिक में, जॉइंट रिसर्च और इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और हेल्थ केयर जैसे सब्जेक्ट्स में, फिर शेयर्ड हेरिटेज को लिवरेज करते हुए गुडविल को फॉस्टर करना। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इम्प्लीमेंट किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो जिसके बाद उत्तराखंड फर्स्ट इंडियन स्टेट बन चुकी है यूसीसी को पोस्ट इंडिपेंडेंस इम्प्लीमेंट करने वाली। लेकिन याद रखो, इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स और वो नेटिव्स जो कि माइग्रेट कर चुके हैं आउट ऑफ द स्टेट, वो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। यूसीसी क्या होता है? एक लॉ जो एक कॉमन सेट ऑफ लीगल प्रोविजंस बनाना चाहता है सभी सिटीजन्स के लिए, रिगार्डलेस उनका क्या रिलीजन है या क्या उनकी कम्युनिटी है। तो इसमें मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी राइट्स और अडॉप्शन लॉज को स्टैंडर्डाइज किया जाता है सबके लिए। तो यूसीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर है जो एलिमिनेट करेगा डिस्क्रिमिनेशन को और इंश्योर करेगा विमेन के एम्पावरमेंट को, और इक्वालिटी और कोई प्रमोट करने का ये एक विज़न होता है जिसमें कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती किसी से के साथ भी, जेंडर, कास्ट या रिलीजन के बेसिस पर। लेकिन इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो है वो एग्जेम्प्ट किया गया है ताकि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब कुछ बैंड प्रैक्टिसेस जो हैं यूसीसी के अंडर, वो हैं हलाला, इद्दत, तलाक, मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो अदरवाइज अवेलेबल थी। इक्वल राइट्स जो है वुमेन को दिए गए हैं प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस के कंटेक्स्ट में। मैरिज, डाइवोर्स और लिव इन रिलेशंस को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जो है वो मैंडेटरी बना दिया गया है। लीगल मैरिज एज 21 साल विमेन के लिए, आई एम सॉरी 21 साल मैन के लिए, 18 ईयर्स जो है वो 18 साल विमेन के लिए जो है वो मैंडेटरी कर दी गई है। मैरिज रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी कर दी गई है। पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज, ट्रिपल तलाक सबको प्रोहिबिट कर दिया गया है। इन इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स जो हैं विमेन में और जो है मैन में, दोनों को, मतलब सन्स और डॉटर्स को, दोनों को दिए गए हैं। चिल्ड्रन जो लिव इन कपल्स के हैं उनको भी लेजिटिमेट माना जाएगा जब उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस दी गई हैं कि जो शादियाँ 2010 के बाद हुई हैं उनको 6 महीने के अंदर रजिस्टर करना है, जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुई हैं। अगर न्यू मैरिज हो रही है तो उसको 60 दिन के अंदर रजिस्टर करना है। लिव इन रिलेशंस को 1 महीने के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होगा। लिव इन रिलेशनशिप के कुछ रूल्स ये हैं कि अगर 21 साल या 21 साल से ऊपर के जो है कपल्स हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगी। उत्तराखंड के रेजिडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की जो है टर्मिनेशन जो है वो लिव इन रिलेशनशिप की जा सकती है, अगर दोनों राज़ी होते हैं तो। और जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो हाउसिंग डिनाई नहीं कर सकते लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल्स को, अगर वो रजिस्टर्ड है तो। ठीक है।
जो एप्लीकेशंस हैं उनको 15 दिन के अंदर जो है वो अप्रूव किया जाएगा, और अगर इमरजेंसीज हैं तो 3 दिन के अंदर भी अप्रूवल मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, एनहेंस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम। टॉपिक इकोनॉमी के लिए और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डीजीएफटी ने एनहेंस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है, जो कि एक अपग्रेडेड डिज़ाइन है सिंप्लीफाई करने के लिए सर्टिफिकेशन प्रोसेस को एक्सपोर्टर्स के लिए और एनहेंस करने के लिए ट्रेड एफिशिएंसी। यूज़र फ्रेंडली फीचर्स दिए जा रहे हैं इसमें, मल्टी यूज़र एक्सेस होगा, आधार बेस्ड ई साइनिंग होगी ऑफ कोर्स। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इसमें, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया जा सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक्सपैंड करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, और उसमें जो है जो क्लेम्स अगर फार्मर्स करें क्रॉप डैमेज बाय एनिमल्स को, उसको भी जो है एज अ ग्राउंड माना जाएगा पे आउट के लिए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, जो कि प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फार्मर्स को अगेंस्ट क्रॉप लॉस ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स, पेस्ट्स और डिसीजेस। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रीमियम पर सभी फार्मर्स के लिए अवेलेबल है। इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके फार्मर्स को इन द केस ऑफ इमरजेंसीज, और इनकम ऑफ फार्मर्स जो है वो स्टेबलाइज रहे। मॉडर्न और इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फार्मर्स अडॉप्ट करें, रिस्क लेने से डरे ना, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी करें, ठीक है। तो जितने भी फार्मर लोन्स लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उनके लिए तो ये स्कीम कंपलसरी होती है। जो कोई लोन नहीं लेते हैं फार्मर अगर, तो उनके लिए स्कीम जो है वो ऑप्शनल होती है। स्पेशल एफर्ट्स जो है किए जा रहे हैं, ताकि मैक्सिमम कवरेज जो है SC ST विमेन फार्मर्स जो हैं वो अंडर द स्कीम जो है उनको मिल सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, बाल्टिक सी। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्वीडन ने एक शिप को सीज़ किया है, सस्पेक्टेड जो है वो, क्योंकि उसने कहा जा रहा है कि एक फाइबर ऑप्टिक केबल जो कि बाल्टिक सी में लाटविया के साथ लिंक कर रही थी स्वीडन को, उसको कट कर दिया है। तो बाल्टिक सी क्या है, वन ऑफ द सीज़ है अटलांटिक ओशन का, जो कि सिचुएटेड है नॉर्दर्न यूरोप में, और ये यंगेस्ट सी ऑन दी अर्थ है। इसकी जो कोस्ट लाइन है वो अप्रॉक्सीमेटली 8,000 किलोमीटर की है, और ये कनेक्टेड है टू द अटलांटिक ओशन वाया डैनिश स्ट्रेट्स। वाइट सी से भी कनेक्टेड है, नॉर्थ सी से भी कनेक्टेड है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्रैकिश इनलैंड वाटर बॉडी है ये, और लगभग 60 रिवर्स यहाँ पर ड्रेन होती हैं बाल्टिक सी में जाके। इसका सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है गॉटलैंड, ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड के बिल्कुल पास में लोकेटेड है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, फेंटेनिल। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो प्लान कर रहे हैं कि 10% प्यूनिटिव ड्यूटी लगाई जाए चाइनीज़ इंपोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि फेंटेनिल जैसा सब्सटेंस जो है वो चाइना से यूएस में मैक्सिको और कनाडा के थ्रू भेजा जाता है। तो फेंटेनिल एक पोटेंट सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग है, जो यूएस FDA अप्रूव कर चुका है एनाल्जेसिक मतलब पेन रिलीफ के लिए, और एनेस्थेटिक मतलब सर्जरी के केसेस में। तो लगभग 100 टाइम्स मोर पोटेंट है ये देन मॉर्फिन, ओके। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा ये ओपियोइड या फिर कितना इफेक्टिव ओपियोइड है। तो इसकी ओवरडोज की वजह से स्टूपर, चेंजेस इन प्यूपल साइज, क्लैमी स्किन, ये सब, या कोमा और रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। ओपियोइड्स बेसिकली होते हैं वो ड्रग्स जो कि डिराइव किए जाते हैं केमिकली, और ये ओपियम पॉपी प्लांट को जो है वो मिमिक करते हैं बेसिकली उसके इफेक्ट्स को, और ये एक एरिया ऑफ द नर्व सेल्स को एक्टिवेट करते हैं जिनको हम ओपियोइड रिसेप्टर्स कहते हैं, जिसकी वजह से पेन सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया जाता है ब्रेन और बॉडी के बीच में। पेन रिलीफ और यूफोरिया के लिए इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका ओवर यूज़ हो जाए तो डेथ भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, नगोबा यात्रा। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नगोबा यात्रा जो कि 8 डे होली पिलग्रिमेज इवेंट है, वो शुरू होने वाला है केसलापुर विलेज ऑफ नॉर्थ तेलंगाना का ट्राइबल हार्टलैंड, ठीक है। तो ट्राइबल फेस्टिवल है जो कि जनवरी या फरवरी में होता है। सेकंड बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है इंडिया का आफ्टर सम्मक्का सरलम यात्रा। जो है वो इसको 10 साल के लिए सेलिब्रेट किया जाता है मेसाराम क्लैन ऑफ गोंड ट्राइब्स द्वारा। इसके जो चीफ डीटी हैं वो है नगोबा, और कुछ एल्डर मेंबर जो होते हैं वो मेसराम क्लैन के वो बेयरफुट रिवर गोदावरी तक जाते हैं। इस यात्रा में बेटिंग सेरेमनी भी होती है, मतलब कि न्यू ब्राइड्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है अपनी क्लैन में। गुसाडी डांस इसमें परफॉर्म किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एटी को पक्का टॉयज़। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के इको फ्रेंडली वुडन एटी को पक्का टॉयज़ जो है वो रिपब्लिक डे परेड में जो है वो एक्कोलेट्स उसने गेन किए हैं। तो एटी को पक्का टॉयज़ जो है वो एक्सक्यूजिट वुडन टॉयज़ हैं। 400 साल पुराने क्राफ्ट्समैनशिप से चले आ रहे हैं, ट्रेडिशन से चले आ रहे हैं। एटी को पक्का विलेज ही है आंध्र प्रदेश में, वहीं पर ये ओरिजिनेट हुए और ये रिनोन्ड है अपने स्मूथ कॉन्टोर्स के लिए, वाइब्रेंट कलर्स के लिए, ठीक है। इसलिए इसको बच्चों के खेलने के लिए भी यूज़ किया जाता है। मेनली जो है ये वुड से बनाए जाते हैं, ट्रीज़ जो कि अनकुडू कहते हैं। कोई शार्प एजेस नहीं होते हैं क्योंकि बच्चों के खेलने के लिए होते हैं ये। मोस्टली ये हर साइड से राउंड ही होते हैं और इसको जो है 2017 में जीआई टैग भी मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वेटलैंड अक्रेडिटेड सिटीज़। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इंदौर और उदयपुर जो है वो फर्स्ट 2 इंडियन सिटीज़ बने हैं जिसने ग्लोबल लिस्ट ऑफ वेटलैंड अक्रेडिटेड सिटीज़ को ज्वाइन किया है। तो ये वेटलैंड अक्रेडिटेड सिटीज़ एक वॉलंटरी अक्रेडिटेशन स्कीम है जो अपॉर्चुनिटी देती है सिटीज़ को जिनकी नेचुरल और ह्यूमन मेड वेटलैंड्स हैं कि वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन गेन कर सकें। तो रामसर कन्वेंशन जो 2015 में जब उसकी COP12 हुई थी तब इसको अप्रूव किया गया था ताकि कंजर्वेशन की जा सके अर्बन या फिर पेरी अर्बन वेटलैंड्स की। ये एक्रेडिटेशन जो मिलती है ये 6 साल के लिए वैलिड होती है। तो अभी तक 74 सिटीज़ को 17 कंट्रीज़ में से वेटलैंड सिटीज़ जो है वो एक तरह से ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, ठीक है, सिंस COP13 ऑफ रामसर साइट्स, रामसर कन्वेंशन। ओके, सो नाउ let us see all these topics in English. So the first topic is India-China bilateral relations. This topic is important for your international relations. So after 3 months of negotiations, India and China have agreed for concrete measures to resume direct flights, visas, a number of exchanges, and the most important, Kailash Mansarovar Yatra for pilgrims this summer. Okay. So after a prolonged military standoff between the two sides at the LAC and disruptions which were caused by the COVID pandemic, both nations are now taking steps to restore bilateral ties. So these meetings have been organized between the Indian Foreign Secretary and the Chinese Vice Foreign Minister. So now it has been decided that Kailash Mansarovar Yatra will be resumed. Direct flights and visa services will be there. Hydrological data will be shared between the two sides, especially from China with context to Brahmaputra River. Despite record trade volumes, which exceeded $125 billion in 2023, tensions continued to stay between both sides due to restrictions imposed by both sides. India had expressed concerns over China's curbs on pharmaceutical and high-tech exports. A joint statement also emphasized the need for long-term policy transparency and predictability in economic and trade relations. So, as part of the 75th anniversary of diplomatic relations in 2025, India and China plan to organize cultural events, media exchanges, and academic collaborations. So, what are the challenges in bilateral relations? Border issues, of course. Then we have strategic distrust between the both sides, economic barriers as well. Chinese Foreign Minister emphasized the importance of reducing mutual suspicion and estrangement to strengthen bilateral ties. Similarly, Indian officials highlighted the need for mutual respect, sensitivity, and shared interests to sustain long term cooperation. Uh, what are the areas where we can cooperate? Of course, maritime cooperation, so as to enhance collaboration in the Indo Pacific. Uh, it has also been decided to promote joint research and innovation in fields like renewable energy and healthcare, also to leverage shared heritage and foster goodwill. Okay, so the next topic is Uniform Civil Code. This topic is important for your social issues. Uttarakhand government has recently implemented the Uniform Civil Code, and it has become the first Indian state to adopt the UCC post independence. But this UCC rules will exclude scheduled tribes and natives who have migrated out of the state. And UCC is a law that seeks to establish a common set of legal provisions for all citizens, regardless of their religion and on community. So this will standardize marriage, divorce, inheritance, property rights, and adoption laws. And UCC is a constitutional measure to eliminate discrimination and ensure women's empowerment. It promotes equality and it does not discriminate based upon gender, caste, or religion. But of course,
STs or scheduled tribes have been excluded from the UCC so as to protect their indigenous rights. So, which practices have been banned? Halala, Iddat, or Talaq from Muslim personal law have been banned. Equal property and inheritance rights have been introduced so as to ensure equal rights for women. Mandatory online registrations for marriage, divorce, and live-in relationships have been made. So, legal marriage age is now 21 for men, 18 for women. Mandatory marriage registration is there now. It has also prohibited polygamy, child marriage, and triple talaq. Equal inheritance rights are there for sons and daughters. It also recognizes children of live-in couples as legitimate. For marriages which have happened since 2010, they must be registered within 6 months. New marriages must be registered within 60 days of marriage, and live-in relationships must be registered within 1 month of UCC implementation. So, mandatory registration for couples aged 21 and above in case of live-in relationship. It is also applicable. It is applicable to Uttarakhand residents only, and the termination of live-in relationship can be applied for online or offline, requiring mutual consent. Landlords cannot deny housing to registered live-in couples. So applications will be reviewed within 15 days or 3 days in emergencies. Okay. So the next topic is Enhanced Certificate of Origin 2.0 system. This topic is important for your economy and economy section. So DGFT has launched the Enhanced Certificate of Origins 2.0 system, which is an upgrade designed to simplify the certification process for exporters and enhance trade efficiency. It offers several user-friendly features like multi-user access. It also supports Aadhaar-based e-signing. So this platform is basically introducing electronic filing of certificate of origin, which has become mandatory now. Okay. Uh, so the next topic is Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. This topic is important for your economy section. So Union government has decided to expand the ambit of PM Fasal Bima Yojana to include the crop damage by animals as a ground for payouts. So Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a crop insurance scheme by Department of Agriculture, and it aims to provide financial protection to farmers against crop loss due to natural disasters, pests and diseases. So this will provide crop insurance at a cost-effective premium to all Indian farmers. It is implemented through a network of insurance companies and banks so as to provide financial assistance to farmers in case of emergencies, to stabilize the income of farmers and ensure continuance in farming. So as it also aims to encourage the farmers to adopt modern and innovative agricultural practices and ensure uh, crop diversification also. Okay. So it has a compulsory component in which all farmers who avail seasonal agriculture operations loans from financial institutions, they have to mandatorily buy this insurance. And for the non-loany farmers, this scheme is optional. Special efforts shall be made to ensure maximum coverage of SC/ST women farmers under the scheme. Okay. So the next topic is Baltic Sea. This topic is important for your international relations. So Sweden has recently seized a ship suspected of having damaged a fiber optic cable under the Baltic Sea, linking the country to Latvia. So Baltic Sea is one of the seas of the Atlantic Ocean situated in northern Europe. It is the youngest sea on the earth. It has a coastline of approximately 8,000 kilometers. It is connected to the Atlantic Ocean, to the White Sea, and to the North Sea. It is often cited as the world's largest brackish inland water body. There are about 60 rivers draining into the Baltic Sea, and Gotland, which is the located off the coast of Sweden, is the largest island in the Baltic Sea. Okay. So the next topic is fentanyl. This topic is important for your science and tech section. So US President Donald Trump has said that his administration was discussing a 10% punitive duty on Chinese imports, as fentanyl is being sent from China to the US via Mexico and Canada. So fentanyl is a potent synthetic opioid drug which has been approved by US FDA for use as analgesic, that is for pain relief, and anesthetic, that is for surgery. It is approximately 100 times more potent than morphine and 50 times more potent than heroin. Okay, its overdose can cause stupor, changes in pupil size, clammy skin, and in extreme cases, it can cause coma and respiratory failure also. Okay, so what are the opioids? Opioids are basically the class of drugs which can be derived or they mimic basically natural substances found in the opium poppy plant.
They activate an area of nerve cells in the brain and body called the opioid receptors, which block the pain signals between the brain and the body. They produce a variety of effects, including pain relief and euphoria, and they are highly addictive. Their overuse can lead to death due to the effects of opioids on the part of the brain which regulates breathing. Okay. So the next topic is Nagoba Jatra. This topic is important for your art and culture section. So Nagoba Jatra, which is the 8-day holy pilgrimage event of Mesaram clan of Adivasi Gonds, is slated to start at Keslapur village of North Telangana. So it's a tribal festival held in January or February in Adilabad district of and Keslapur village. It is the second biggest tribal festival in India after the Samakka Saralam Jatra. It is celebrated for about 10 days by the Mesaram clan of Gond tribes. The chief deity at the festival is Nagoba. Few elder members of this clan go barefoot to the Godavari river, and this Jatra includes a bathing ceremony, which means new brides are introduced into the clan. Gusadi dance is performed by the dancers from the Gond tribe. Okay. So the next topic is Etikopaka toys. This topic is important for your art and culture section. So recently, Andhra Pradesh's eco-friendly wooden Etikopaka toys have earned accolades at the Republic Day parade. So these toys are the exquisite wooden toys rooted in a 400-year-old tradition of craftsmanship. They originated in the Etikopaka village of Andhra Pradesh. These toys are renowned for their smooth contours and vibrant colors. The artisans mainly use the wood from trees known as ankudu. These toys have no sharp edges. They are round on all sides. Okay. These toys have also received the GI tag in 2017. So the next topic is wetland accredited cities. This topic is important for your environment section. So recently, Indore and Udaipur have become the first two Indian cities to join the global list of wetland accredited cities. So this is a voluntary accreditation scheme which provides an opportunity for cities that value their natural or human-made wetlands to gain international recognition and positive publicity for their efforts. So it was approved during the Ramsar Convention COP12, which was held in the year 2015. The aim is to further promote the conservation and wise use of urban and peri-urban wetlands. The accreditation is valid for 6 years, and since COP13 of Ramsar Convention, 74 cities from 17 countries have been officially recognized as wetland cities. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.